नमस्कार, जय सीएलसी। मैं सुनील चौरान सीएलसी सीकर से। आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं बायोकेम का 17वां पेपर है। टोटल 21 पेपर होने हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी तक जो बायोकेम हुए हैं उससे कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर अराइज भी हो गया होगा और खुद को बहुत अच्छा सा फील भी हो रहा होगा उस 3 मई की एग्ज़ाम के लिए जो टारगेट हम लेकर चले थे। ओके, तो आज का भी पेपर कुछ नए कंसेप्ट आपके सामने लेकर आया होगा। चलिए आज के पेपर का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। कैंसर सेल कैन इवेड इम्यून सर्विलेंस इन द बॉडी। प्रतिरक्षा निगरानी से बचती हैं और ऐसा किसके कारण होता है कि ये जो कैंसरस सेल हैं ये अपनी सरफेस पर पाया जाने वाला जो सेल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म है उस सेल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म को एक्सपोज नहीं होने देती है। इसके कारण इम्यून सिस्टम उसको पहचान नहीं पाएगा। तो बिल्कुल ठीक है। ओके, ट्यूमर सेल में डाउन रेगुलेट MSC1 मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग रिकॉग्नाइजेशन बाय साइटोटॉक्सिक टी सेल। जैसा मैंने कहा था कि MSC फर्स्ट मॉलिक्यूल एक्चुअल में है क्या, सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म ही है। और ये सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म अगर एक्सपोज नहीं होगी तो फिर बॉडी की जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगी। तो एक्सप्लेनेशन भी आ गया हमारा। इसका मतलब दोनों सही भी हैं और आर जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का बार बार उपयोग किया जाता है। में इंक्रीजेज ससेप्टेबिलिटी टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। इसके कारण बार बार उपयोग किए जाने के कारण ये कह रहे हैं कि संक्रमणों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बार बार एंटीबॉडीज काम में ली गई हैं तो बॉडी का एक जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो डिफेंस मैकेनिज्म कहीं ना कहीं बार बार इंटरेक्शन की वजह से कमजोर होता चला गया है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी जो है वो डिसरप्ट कर देती है बॉडी के नेचुरल जो माइक्रोबियल एनवायरनमेंट है उसको, और वो डिसरप्ट होने के कारण बार बार अगर एंटीबायोटिक्स का उपयोग लिया जाएगा तो संक्रमण होने के, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैक्सीनेशन में समटाइम फेल टू प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। तो जरूरी नहीं है कि जितने भी टीकाकरण जो करवाए जाते हैं, वैक्सीनेशन जो करवाए जाते हैं वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी ही प्रोवाइड करवाएं। समटाइम ये फेल भी हो जाते हैं और ऐसा होता है मीजल्स के केस में। फॉर एग्जांपल मीजल्स के केस में या स्मॉल पॉक्स के केस में जो है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं होती है। तो ये वाली बात जो है ये भी सही हो जाएगी। दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएंगे। आंसर चला जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। एंटीबॉडीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया है। IgE का मतलब एनाफाइलेक्टिक शॉक और एक्जिग्रेटेड रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम को एनाफाइलेक्सिस कहा जाता है। एलर्जी से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और ऐसे ही हम बात करें कि फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स ये हो जाएगी। IgA जो है वो म्यूकोजल इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट कर जाएगी और IgG जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न हो जाएगी। इसका मतलब A का 4th आना चाहिए। A का 4th मतलब ये आंसर तो नहीं जाएगा। फिर B का 3rd आना चाहिए। B के 3rd का मतलब ऑप्शन नंबर 1st आंसर हो जाएगा। क्रॉस चेक कर लें, C का 1st है और D का जो है वो अपना आंसर हो जाएगा 2nd। तो 3rd का करेक्ट आंसर जा रहा है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आइडेंटिफाई सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट का चयन अपने को करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिए गए हैं 4 स्टेटमेंट और सही की अगर मैं बात करूं तो सही हो जाएगा हमारा लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन यूजुअली प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर इम्यून रेस्पॉन्स। पहली बात तो एक कंसेप्ट क्लियर करें कि लाइव और जो किल्ड वैक्सीनेशन है उसमें लाइव एटीन्यूएटेड जो कमजोर किया गया है ना, लाइव फॉर्म में वो पाया जा रहा है और लाइव फॉर्म में होने के कारण उसका रेप्लिकेशन जो है वो ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसके कारण हम कहते हैं कि
स्ट्रॉन्गर इम्यून रेस्पॉन्स ये पैदा करता है, बिल्कुल सही है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन इन्वॉल्व जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, जैसे ईस्ट के अंदर प्रोड्यूस की गई है, ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ये प्रोड्यूस होती है। किल्ड वैक्सीन कैन रिवर्ट टू वायरुलेंट फॉर्म, मृत टीके पुनः रोगजनक के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, कुछ केसेज में लाइव एटीन्यूएटेड फॉर्म जो है वो किस रोगजनक के रूप में परिवर्तित हो सकती है, कुछ केसेज में, ठीक है, सभी में तो नहीं। लेकिन मृत टीके जो है वो पैथोजेनिसिटी दोबारा कोच नहीं करेंगे, ये गलत हो गया। बूस्टर डोज आर जनरली रिक्वायर्ड फॉर किल्ड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन के लिए बूस्टर डोज, किल्ड वैक्सीन है इसका मतलब कम समय के लिए थोड़ी सी इम्यूनिटी रहेगी और उसके लिए बार बार उसको एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद में वापस बूस्ट अप करने के लिए इम्यून सिस्टम को बूस्टर डोज दी जाती है, सही है। साल्क पोलियो वैक्सीन इज लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, सेबिन जो वैक्सीन है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन सेबिन, वो सेबिन एग्जाम्पल है किसका, लाइव का। और साल्क पोलियो वैक्सीन जो है ये तो किल्ड वैक्सीन का एग्जाम्पल बनती है। तो आंसर चला जाएगा हमारा ए, बी एंड डी आर करेक्ट और सी और ई जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। आंसर नंबर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सम स्टेटमेंट आर गिवन बिलो विद रिगार्ड टू द कैंसर के रेस्पेक्ट में दिया गया है और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अपने को बताना है। देखें, ऑल बेनिन ट्यूमर आर नॉन कैंसरस, बेनाइन ट्यूमर नॉन कैंसरस होते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हार्मलेस, ऑफन हार्मलेस होते हैं, तो इसकी वजह से जो है ये क्या हो गया, गलत हो गया। ट्यूमर सप्रेसर जीन प्रमोट सेल डिवीजन, इनहिबिट करती है, सप्रेसर जीन है ना ये, तो ट्यूमर को सप्रेस कर रही है, इसका मतलब एक्सेसिव सेल डिवीजन को रोकेगी, तो प्रमोट नहीं इनहिबिट करेगी, इसके कारण ये भी गलत हो गया। लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज ए फीचर ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर की प्रॉपर्टी होती है कि वो नियर बाई सेल पर एक्ट करके लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, उसके अंदर ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, जिसके कारण सेल एक्सेसिव प्रोडक्शन अपने मास का करने लगती है। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर की प्रॉपर्टी भी है, बिल्कुल सही है। प्रोटो ऑन्कोजीन बिकम ऑन्कोजीन ड्यू टू म्यूटेशन, बॉडी में पाई जाने वाली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ जीन जिन्हें प्रोटो ऑन्कोजीन कहा जाता है, अगर म्यूटेशन उनके अंदर हो जाता है तो कन्वर्टेड टू कैंसर कोजिंग जीन में कन्वर्ट हो जाती है, ऑन्कोजीन में, बिल्कुल सही है। बेनाइन ट्यूमर कैन मेटास्टेसाइज, एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रॉपर्टी तो मैलिग्नेंट ट्यूमर की होती है, बेनाइन ट्यूमर की नहीं होती है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन से चले गए, सी एंड डी, सी एंड डी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर सम स्टेप रिगार्डिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो दवाएं बॉडी में ली जाती हैं, एंटीबायोटिक्स जो लिए जाते हैं, तो उनके रेस्पेक्ट में एक सीक्वेंस दिया गया है। इन 4 चीजों को, 4 स्टेप्स को सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ये तो लास्ट की स्टेजेज के दौरान आएगी। सबसे पहले रिपीटेड एंटीबायोटिक यूज होता है, उस रिपीटेड एंटीबायोटिक यूज के कारण जो है वो सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो जाता है, उसके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटी आ जाती है जिसके कारण वो एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करता है, और उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन होता है रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का, और उसकी वजह से जो एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट में काम में ली जा रही हैं वो काम में नहीं आती। तो बैक्टीरिया में, माइक्रोब्स में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसकी उन स्टेप को ऑर्गेनाइज करना है। तो सबसे पहले आना चाहिए हमारा सी, उसके बाद में आना चाहिए डी, सी के बाद में डी आना चाहिए, इसका मतलब आंसर ये चला जाएगा, उसके बाद में ए आ जाएगा 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे जो है ये आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल डिस्ट्रॉय द पैथोजन, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करती हैं, ये दोनों ही सेलुलर बैरियर बॉडी के बनते हैं और फैगोसाइटोसिस फिनोमिना के द्वारा ऐसा होता है। इसका मतलब सेल के पास में कोई सब्सटेंस आएगा, एंटीजेनिक सब्सटेंस, उसको ये एंगल्फ करेंगे, फैगोसिटाइज कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में नेचुरल किलर सेल्स जो बॉडी के अंदर ही पाई जा रही हैं, ये नेचुरल किलर सेल जो है वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ के द्वारा, एक तो होता है कि बॉडी में किसी सेल में इन्फेक्शन हुआ,
उसकी वजह से उस सेल की ब्रस्टिंग हो जाती है। ब्रस्टिंग की वजह से नियर बाई सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और इसकी वजह से इन्फ्लामेशन भी उस एरिया में कोज होता है। लेकिन पर्टिकुलरली कोई एक सेल ही डिस्ट्रॉय हो, इसे हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ के नाम से जानते हैं। और ऐसा कौन करवाता है? नेचुरल किलर सेल करवाती है। इस प्रोग्राम्ड सेल डेथ को एपोप्टोसिस के नाम से जाना जाता है। तो मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल तो डिस्ट्रॉय करेंगी फैगोसाइटोसिस के द्वारा और नेचुरल किलर सेल जो है वो डिस्ट्रॉय करेगी एपोप्टोसिस के द्वारा। ऑटोक्लेविंग जो है वो हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। जैसे जो डेंटिस्ट होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट वो काम में लेते हैं, वो हीट स्टेरलाइज मेथड के द्वारा उनको स्टेरलाइज करने का काम करते हैं। तो ये एक हीट मेथड हो गया इक्विपमेंट को स्टेरलाइज करने का। पास्चुराइजेशन का वो कोई रोल नहीं है, वो बैक्टीरियल वाली कहानी अलग होगी। एंटीसेप्सिस, एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं उनको लिविंग टिश्यू के ऊपर काम में लिया जाना, माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोका जाना, वो एंटीसेप्सिस कहलाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा चला जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और इस 8 में देखते हैं कुछ कॉम्बिनेशंस दिया है और उस कॉम्बिनेशंस में हमें करेक्ट का पता करना है। ठीक है, कितने करेक्ट हैं आए खोजते हैं। साल्मोनेला टाइफी एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर। बिल्कुल इन फैक्टर्स, इन रिसोर्सेज से जो साल्मोनेला टाइफी जो है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। इन बैक्टीरियल न्यूमोनिया इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेज। ये वर्ड न्यूमोनिया यहां नहीं आना चाहिए, टाइफाइड के लिए काम में लिया गया है ये। ओके, तो सेकंड जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड स्टेटमेंट, वो टाइफाइड के लिए सही हो जाता, न्यूमोनिया की वजह से गलत हो गया है, सेकंड नहीं आएगा। सिम्टम ऑफ कॉमन कोल्ड यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। एनसीईआरटी लाइन की अगर बात करें, ये 1 day दे रहे हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये फैल्सीपेरम आ जाएगा यहाँ पर, फैल्सीपेरम, तो ये भी गलत हो गया हमारा। हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर ऑफ पैरासाइट फ्रॉम फिशेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड रिसोर्सेज। तो हाउस फ्लाई जो है मैकेनिकल कैरियर बनती है पैरासाइट जो कंटामिनेटेड फूड से, पर्सन के फीकल मैटर से कंटामिनेशन करे किसके अंदर, फूड और फूड प्रोडक्ट्स में। ये बात सही है, पहली सही है, फिफ्थ सही है। सिम्टम ऑफ एस्केरियोसिस इंक्लूड, एस्केरियोसिस जो रोग है वो इंटरनल ब्लीडिंग उसके अंदर होगी, मस्कुलर पेन भी होगा, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, एक्सेस अमाउंट ऑफ जो रिप्रोडक्शन होगा एस्केरिस का इंटेस्टाइनल रीजन में, उसकी वजह से ब्लॉकेज आने के चांसेस भी बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब 3 स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, एक मैच द कॉलम दिखाया हुआ है, इसको मैच करना है। ये इंग्लिश की तरफ हिंदी आ गया है, कोई माइनर सी मिस्टेक है, वैसे दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास में, देख लें। रूमेटॉइड अर्थराइटिस आईजीएम एंटीबॉडी के कारण ये होती है, जॉइंट से रिलेटेड हो जाएगा ये। इसका मतलब A3B आना चाहिए। A3B कहाँ आ रहा है जी, देखो A3B, A3D, ये तो नहीं आएगा। A3B यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसका मतलब आंसर फर्स्ट जाना चाहिए। फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, बिल्कुल स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, और डी का मतलब एल्वियोलाई ऑफ लंग्स हो जाएगा, बिल्कुल सही है। सी का रिंगवॉर्म एपिडर्मोफाइटोन, और ए हो जाएगा स्किन से रिलेटेड हो गया, ये भी सही है। डी फर्स्ट सी एस्केरियोसिस, ये निमेटोड बन गया, और सी का मतलब ग्रूज डिफॉर्मिटीज इन स्क्रोटम एंड इंटेस्टाइन। ओके, तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। ए का मतलब हो गए पैराटॉप, ठीक है। एपिटॉप तो पाए जाते हैं एंटीजन के ऊपर, पैराटॉप होते हैं एंटीबॉडी के ऊपर। तो ए तो रिप्रेजेंट करेगा पैराटॉप एंटीजन बाइंडिंग साइट को, इसका मतलब एंटीजन बाइंडिंग साइट ये फर्स्ट आ रही है यहाँ पर हैवी चेन नहीं आएगा, एंटीजन बाइंडिंग साइट ये हो सकता है, लाइट चेन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखें बी क्या है,
बी लाइट चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हैवी चेन हो गया, हैवी चेन का वेरिएबल रीजन, हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन, लाइट चेन का वेरिएबल रीजन, लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन, तो ये लाइट चेन हो गया, बी लाइट चेन होना चाहिए, बी लाइट चेन इसका मतलब ये रहा, बी हैवी चेन नहीं होगा, इसका मतलब आंसर तो हमारा आ गया है। फर्स्ट क्रॉस चेक करेंगे, सी हैवी चेन है, बिल्कुल सी हैवी चेन है, डी जो है वो हिंज कहलाता है, दोनों हैवी चेन का जॉइनिंग रीजन जो है वो हिंज के नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोबैको इनहेलेशन, टोबैको इनहेल किए जाने पर क्या होगा, स्टिमुलेट नर्व कंडक्शन और कफ डिप्रेसेंट नहीं होगा। नर्व कंडक्शन तो स्टिमुलेट होगा लेकिन कफ को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा उसको। हार्ट डिजीज करवाएगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, लो नहीं करता है। इनहिबिट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी सही है, और एंड इंक्रीजेज मोर ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, इसको भी नहीं बढ़ाएगा, ये तो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन को रोकने का ही काम करता है। नर्व का स्टिमुलेशन करेगा, हार्ट डिजीज करेगा, डिजीज इन डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी करवाएगा, लंग कैंसर हो गया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जो ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकाई है, उनके अंदर इन्फ्लामेशन भी पैदा करेगा, तो करेक्ट आंसर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। Innate immunity is accomplished by providing different type of barrier to the entry of foreign antigen into our body. Which is not correct for innate immunity के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है ये हमें पता करना है, इसका मतलब हमें इनकरेक्ट का पता करना है, ठीक है जी। आओ देखते हैं। It is non-specific type of defense that is present at the time of birth, बर्थ से ही पाया जा रहा है, और नॉन स्पेसिफिक टाइप का होता है। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इननेट इम्यूनिटी जन्म से पाई जाती है, और किसी पैथोजन, स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट काम नहीं करती है, ये तो बॉडी की कंप्लीट डिफेंस मैकेनिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल बनती ही है, तो स्पेसिफिक नहीं, वो नॉन स्पेसिफिक टाइप की हो जाएगी, बर्थ हो जाएगी, बर्थ से प्रेजेंट हो जाएगी। पैथोजन स्पेसिफिक, ये पॉइंट गलत हो गया, इसका मतलब आंसर में सेकंड तो आएगा ही आएगा, आंसर में सेकंड आएगा, इनकरेक्ट हमें खोजना है तो सेकंड आंसर में आएगा ही आएगा। एसिड इन स्टमक, स्लाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आईज, मतलब बॉडी के सिक्रीशंस की बात कर रहे हैं, कंसिडर्ड एज फिजियोलॉजिकल बैरियर कहलाते हैं, तो बॉडी की फिजियोलॉजी से रिलेटेड हो गए, बॉडी के सिक्रीशंस कहला गए, तो ये बात भी जो है वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट PMNL एंड मैक्रोफेजेज एक्ट एज साइटोकाइन, साइटोकाइन नहीं सेलुलर बैरियर होने चाहिए, और इंटरफेरॉन साइटोकाइन हो जाएंगे, इंटरफेरॉन सेलुलर हो गए, इसका मतलब ये आपस में इंटरचेंज होने चाहिए थे तब सही हो जाते हैं, इस वाले केस में तो ये गलत हो गए हैं, इसका मतलब गलत कौन आ गया, 3rd गलत आ गया, 4th आ गया, 5th आ गया, ठीक है जी। 3rd, 4th एंड 5th इंटरफेरॉन फॉर्म सेलुलर बैरियर। स्किन एंड म्यूकस कोटिंग आर फिजिकल बैरियर होते हैं बॉडी के, और इसके बाद देखें इट इज बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहलाती है, इननेट इम्यूनिटी जो है वो बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बनती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इस क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर चला जाएगा हमारा कौन सा, 2nd, 4th एंड 5th, 2nd, 4th एंड 5th, इसका मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 2nd, 4th, 5th का मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 वही मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, कुछ टेक्निक्स दिखाई गई हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट है किसका, एड्स का। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जीनोम को एम्पलीफाई करके जो है वो पता किया जाता है पॉलीमरेज PCR टेक्निक के द्वारा। ये जो है ये इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये एक टाइप का ब्लड टेस्ट है, उसमें रेट ऑफ RBC सेडिमेंट जो है वो देखा जाता है, तो ये 4th हो जाएगा। विडाल टेस्ट NCERT ने बताया भी है, टाइफाइड के लिए होता है। एंटेरिक फीवर, टाइफाइड को एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 2nd। 3142, 3142 का मतलब हो गया 3142, आंसर नंबर 2nd हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पोरोजोइट दैट कॉजेज इन्फेक्शन व्हेन ए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट ए ह्यूमन बीइंग आर फॉर्म्ड। तो ये जो स्पोरोजोइट
जो ह्यूमन में इन्फेक्शन कोज कर रहे हैं ये रिलीज होकर तो आएंगे सलाइवरी ग्लैंड से मॉस्किटो की, लेकिन उस सलाइवरी ग्लैंड में भी आकर स्टोर कहाँ से हुए थे, ये बने कहाँ थे, ये स्टमक वॉल ऑफ फीमेल एनाफिलीज हो जाएगा। दोनों ऑप्शन भी दे तो फिर उसमें से बनने की बात कर रहा है कि ये जो स्पोरोजोइड इन्फेक्शन कर रहे हैं ये कहाँ बने थे, फॉर्म्ड कहाँ हुए थे, तो फीमेल एनाफिलीज की गट वॉल में हो जाएगा, स्टमक वॉल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं। सेलेक्ट आउट करेक्ट नेम ऑफ डिजीज। कुछ सिम्टम दिखाए गए हैं, उनके रेस्पेक्ट में हमें करेक्ट बताना है। हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपिटाइट, कॉन्स्टिपेशन, ऐसा टाइफाइड के केस में देखा जाता है जी। ठीक है जी, तो आंसर आना चाहिए ए का टाइफाइड आएगा। प्लेग और रेबीज में इस प्रकार के सिम्टम नहीं है कि यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन देखा जाएगा। हाई ग्रेड फीवर और वीकनेस तो होती है वहाँ भी, लेकिन यहाँ पर चिल भी देखा जाता है, ठंड भी लगती है बॉडी को। ठीक है, नेजल कॉन्जेशन, कफ, हेडेक, कॉमन कोल्ड में भी देखा जाता है, इन्फ्लुएंजा में भी देखा जाता है। टाइफाइड, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा के रेस्पेक्ट में चला जाएगा। कॉमन कोल्ड में नेजल कॉन्जेशन देखा जाता है और कफ के सिम्टम्स ज़्यादा नहीं है वहाँ पर। अगला देखें, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प और ब्लड क्लॉट एनसीईआरटी की लाइन के अकॉर्डिंग ही है। अमीबियासिस में ऐसा हो जाता है। ओके, और डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, फीवर, चिल और कफ। तो ब्रोंकाइटिस के केस में ये फीवर, चिल, कफ नहीं होगा, निमोनिया के केस में देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर चला जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आए 16 को देखें। आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज ट्रांसमिटेड बाय एन इंसेक्ट वेक्टर। इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट होने वाली इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है जी, तो इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में यदि हम बात करें तो, और वो भी वेक्टर के द्वारा होनी चाहिए। वेक्टर के द्वारा स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज है, इसके लिए कोई वेक्टर नहीं है। डेंगू, एडिस इजिप्टी सभी जानते हैं, एडिस इजिप्टी हो जाएगा। इसका मतलब आंसर में ए तो नहीं आएगा, ए नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा, बी आएगा आंसर में, इसमें बी नहीं है तो आंसर तो अपना आ गया कि सेकंड आना चाहिए। क्रॉस चेक करेंगे। अमीबियासिस में कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये फैलेगा, लेकिन इसके लिए वेक्टर कोई बायोलॉजिकल वेक्टर तो नहीं है, लेकिन जो मैकेनिकल वेक्टर है वो यहाँ पर देखा जाता है। हाउस फ्लाई जो है वो यहाँ पर मैकेनिकल वेक्टर के रूप में कार्य करती है, हाउस फ्लाई। अब इसने क्वेश्चन में बायोलॉजिकल वेक्टर नहीं दिया है, इसका मतलब हमें बायोलॉजिकल भी मानना है और बाकी मैकेनिकल जो वेक्टर है वो भी मानना है। चिकनगुनिया, एडिस इजिप्टी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। मलेरिया के लिए एनाफिलीज हो जाएगा। फाइलेरियोसिस जो है उसके लिए हम जानते हैं कि वो भी जो है वो वेक्टर से फैलने वाला रोग हो जाता है। क्यूलेक्स की वजह से ऐसा देखा जाता है, तो क्यूलेक्स इसका हो जाएगा। इसका मतलब रिंग वॉर्म नहीं फैलेगा वेक्टर से, स्वाइन फ्लू नहीं फैलेगा, ये वायरल हो गया। तो इनमें से कितने बी सी डी ई एफ ये जो है ये सारे क्या बन जाएंगे, वेक्टर से फैलने वाले रोग हो जाएंगे। इंसेक्ट वेक्टर बनेगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अगला क्वेश्चन है। एक एआर यहाँ पर दिया गया है और इस एआर में हमें पता करना है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। पहले तो देखें, लाइफ स्टाइल डिजीज आर नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं जो हमारी आदतों से जुड़ी हुई हैं, और आदतें जो हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं संक्रमित होती हैं। अब लाइफ स्टाइल डिजीज कॉज्ड बाय सम कुछ स्पेसिफिक फूड हैबिट की वजह से हमारी आदत ही तो है ना ये। वर्क रिलेटेड पोस्चर, हम कहीं भी बैठे हैं, अगर ज़्यादा देर टिल्टेड बॉडी करके बैठे हैं, बैड पोस्चर में बैठे हैं, स्लिप डिस्क होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है जी। एक्सपोजर टू हार्मफुल रेडिएशन, ये भी वर्क प्लेस से ही रिलेटेड हो गया, तो ये भी जो है लाइफ स्टाइल में आ गया। मेंटल स्ट्रेस, और भाई मेंटल स्ट्रेस ओके है, और भाई इंजेक्शन ऑफ सम स्पेसिफिक माइक्रोब्स एक्ट एज पैथोजन।
अगर पैथोजन का इंजेक्शन किया जाएगा तो ये जो है ये इन्फेक्शन कहला रहा है उसकी बॉडी में, ये उसके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड नहीं है। तो ए जो है वो तो करेक्ट हो जाएगा, आर इनकरेक्ट हो जाएगा, ए ट्रू आर फॉल्स, आंसर चला जाएगा थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पैथोजेनिक वायरस विद आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल विल म्यूटेट फास्टर देन वन विद द डीएनए। तो एक वायरस के पास जिसके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए है उसमें म्यूटेशन फास्ट हो सकता है एज कंपेयर टू दी डीएनए। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट हमें बताना है विद रेस्पेक्ट टू दी, इस ऊपर वाले स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में जो है इनकरेक्ट कौन सा होगा इनमें से। आरएनए केमिकली मोर रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव कहलाएगा, बिल्कुल ठीक है, और स्ट्रक्चरली जो है वो लेस स्टेबल बन जाता है। तो जो मोलिकुलर फॉर्म ज्यादा रिएक्टिव होगी वो स्ट्रक्चरली लेस जो है स्टेबल भी कहलाएगी, और इस लेस स्टेबिलिटी का कारण है कि यहाँ पर यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में, ये इसका एक्सप्लेनेशन बन जाएगा। यूरेसिल की प्रेजेंस के कारण ये लेस स्टेबल है, और थाइमिन जो है वो क्या हो जाएगा, इसके मोर स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर जाएगा। तो आरएनए केमिकली तो मोर एक्टिव है लेकिन स्ट्रक्चरली लेस स्टेबल है। स्ट्रक्चरली लेस स्टेबल का कारण क्या हो गया, यूरेसिल का पाया जाना। आरएनए इज लेस रिएक्टिव, यहां तो आ रहा है कि मोर रिएक्टिव, ठीक है ये तो सही है, लेकिन ये कह रहा है लेस रिएक्टिव, इसके कारण ये गलत हो जाएगा, हमें इनकरेक्ट ही पता करना है, आंसर थर्ड चला जाएगा। आरएनए डीएनए के कंपैरेटिवली इजीली डिग्रेडेबल भी कहलाता है, ठीक है, इजीली डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। तो ये आंसर हो गया 18 का थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के रेस्पेक्ट में हमें करेक्ट स्टेटमेंट का पता करना है, ठीक है जी, कितने जो हैं वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के रेस्पेक्ट में। ओके, तो यहां पर देखें आप, टोटल जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से एक एक करके हम फाइंड करते हैं। स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में छोटा स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द बैक्टीरिया और इस सेल टू प्रोड्यूस द पॉलीपेप्टाइड ऑफ द पैथोजन। तो आरडीएनए टेक्निक के द्वारा ये जो वैक्सीन्स बनाई गई हैं, तो इसमें क्या किया जाता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बैक्टीरिया और ईस्ट की सेल में डाला जाता है और वहां पर मल्टीप्लिकेशन से पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन को बनाया जाता है। दैट ट्रिगर ए रेंज ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स, ए वाइड रेंज ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो इनके द्वारा ट्रिगर किया जाता है, ये मेंटेन करती हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट रीजन, एग्जांपल ऑफ कौन सा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन का एग्जांपल बनता है हेपेटाइटिस बी। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन डज नॉट गेट वायरुलेंट और म्यूटेटेड एज इट इज सीन इन केस ऑफ एटीन्यूएटेड वैक्सीन। कि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो है वो डज नॉट गेट वायरुलेंट, ये वायरुलेंट फॉर्म में नहीं बदलती है, और ये म्यूटेटेड एज इन केस ऑफ एटीन्यूएटेड वैक्सीन। अगर कंपैरेटिवली हम बात करें एटीन्यूएटेड जो वीकेंड वैक्सीन बनती हैं, तो उस वीकेंड वैक्सीन के रेस्पेक्ट में, तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो है वो डज नॉट गेट वायरुलेंट। देखें आप इसको, पुनर्योजी टीका श्रेणित टीकों की तरह वैसिला या उत्परिवर्तित नहीं बनता। जो एटीन्यूएटेड लाइव एटीन्यूएटेड फॉर्म होती हैं वो हो सकती है कि वो टॉक्सिसिटी कॉज कर दें। एक क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था कि उसके अंदर वाइपस वायरुलेंस आने का चांसेस होता है, लेकिन इनके अंदर नहीं होता है। दीज वैक्सीन आर हाईली प्योर होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, और बट प्रोड्यूस वीक इम्यून रेस्पॉन्स। नो, वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग इम्यून रेस्पॉन्स ये पैदा करती हैं। तो ये भी सही हो गया, ये गलत हो गया। आउट ऑफ 6 5 जो है वो क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही खोजना था। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की ओर चलते हैं। कुछ किशोर नशीले पदार्थों का सेवन शुरू कर देते हैं, ये बैड हैबिट्स जो बच्चों में पाई जाती हैं। तो एडोलसेंस स्टेज के दौरान ड्रग्स का इंटेक ये लेना चालू कर देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन व्हाई एडोलसेंस। और यंगस्टर ये जो ड्रग का इंटेक ले रहे हैं उसके पीछे इनकी क्यूरियोसिटी होती है, परिवार की प्रॉपर देख रेख ना हो पाना, या अनस्टेबल फैमिली ढांचा अगर होता है तो उसकी वजह से, कोई पीयर प्रेशर की वजह से हो सकता है, क्यूरियोसिटी की वजह से, एक्सपेरिमेंट करने के मूड में ऐसा हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिल्कुल करता है। अनस्टेबल एंड सपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर, अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव आना चाहिए, सपोर्टिव नहीं। इसका मतलब हमें तो क्या
इनकरेक्ट ही, नॉट ए रीजन, नॉट ए रीजन इसका मतलब सेकंड चला जाएगा। तो ओवरकम फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन एक साधन के रूप में काम में लेने लगते हैं कि तनाव आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, तो उस केस में ड्रग का इंटेक ये चालू कर देते हैं, ये भी सही है। फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट कि इसको लेने से कुछ इस प्रकार की फीलिंग्स आती हैं, ऐसा साथ के जो बंदे होते हैं वो बताते हैं, पीयर प्रेशर के कारण ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो एडवेंचर, एक्साइटमेंट और पीयर प्रेशर के कारण ये व्यक्ति जो है वो ड्रग का एडिक्ट बनता चला जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। एक स्ट्रक्चर आपके सामने दिखा रखी है और इस स्ट्रक्चर में हमें बताना है दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट विच ग्रुप ऑफ ड्रग, कैनाबिनोइड्स, एनसीईआरटी का डायग्राम है, हमने देख लिया। और मोड ऑफ कंजप्शन किस मोड में इसको लिया जाता है, और अफेक्टेड ऑर्गन जो है वो बॉडी का, वो अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा बन जाएगा। ओके, तो कैनाबिनोइड बनेगा, कोका, एल्केलॉइड और ओपियोइड तो नहीं, आंसर ये कैनाबिनोइड जाएगा। इनहेलेशन के द्वारा या ओरल इंजेक्शन, ये एनसीईआरटी ने साफ कहा है, इन दोनों ही मोड से बन सकता है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे ये इंपैक्ट करता है, तो करेक्ट आंसर चला जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट 22, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें करेक्ट और इनकरेक्ट का पता करना है। व्हेन एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट इट रिलीज स्पोरोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम इनटू द हेल्दी पर्सन। एक फीमेल एनोफिलीज जो बाइट कर रही है किसी व्यक्ति को, तो उसकी एनोफिलीज की सलाइवरी ग्लैंड से निकलकर स्पोरोजोइट जो है वो कहाँ, हेल्दी पर्सन में एंटर कर जाते हैं, बिल्कुल सही है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो टेक अप गैमेटोसाइट ऑफ द प्लाज्मोडियम विद द ब्लड मील फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। जब फीमेल एनोफिलीज ने इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, उस समय वो किसको, गैमेटोसाइट स्टेज जो है उसको इनटेक कर रही होती है, लेकिन इन्फेक्टेड पर्सन नॉट सफरिंग फ्रॉम, लेकिन ये इन्फेक्टेड पर्सन, अगर पर्सन इन्फेक्टेड है तो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया होना चाहिए, तो स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है, ऐसा देखना है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम बढ़ते हैं। यहां पर मैच द कॉलम दिखा रखा है, कुछ बैरियर्स की बात की है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन बैरियर्स की बात की है। तो आ जाएं, देखें हम कि फिजिकल बैरियर्स में कौन आ जाएंगे, फिजियोलॉजिकल में कौन है, सेलुलर में कौन है। तो 23 में जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। फिजिकल बैरियर जो है वो म्यूकस लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओके है। फिजियोलॉजिकल बैरियर बॉडी के सिक्रीशंस कहलाएंगे फिजियोलॉजिकल में, ये थर्ड आना चाहिए। ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सेकंड थर्ड, इसका मतलब आंसर तो सेकंड आ ही गया अपना। क्रॉस चेक करेंगे, सी का फर्स्ट आ रहा है क्या, सेलुलर बैरियर मैक्रोफेजेज, बिल्कुल ठीक है। साइटोकाइन बैरियर, इंटरफेरॉन, ये फोर्थ आ जाएगा, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है 24, वही दो स्टेटमेंट देख रखे हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट का पता करना है। ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर वन इज एडवाइज टू अवॉइड क्लोज, क्राउडेड और एयर कंडीशन प्लेसेज। बदलते मौसम में बंद और भीड़ भाड़ वाले इलाके और वातानुकूलित जगहों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो कंडीशन होती हैं, ये कंडीशन जो है ये अडेप्टिव कंडीशन है किसी भी पैथोजन के लिए। तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं रहना चाहिए, और वातानुकूलित स्थान, एसी वाले जो एरिया हैं उनसे भी इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में पैथोजन की ग्रोथ ज्यादा होती है। और इस बदलते मौसम के दौरान बॉडी खुद भी अडेप्ट कर रही होती है चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए। इन चेंजिंग सीजन मोस्ट कंडीशन फेवर द पैथोजन, बिल्कुल रीजन भी आ गया, टू ग्रो फास्टर एंड ड्यूरिंग दिस टाइम बॉडी इज बिजी इन अडेप्टिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल। खुद बॉडी भी तो अडेप्ट कर रही है, इसका मतलब बॉडी की एनर्जी उस एरिया में भी लग रही है, और साथ में अगर ऐसी कंडीशन में रहेंगे तो फिर इन्फेक्शन होने के चांसेज ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 25। हाउ मेनी पेयर इन द बॉक्स आर रिलेटेड विद ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज से रिलेटेड है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस ऑटो इम्यून डिजीज है, और इसके अंदर जो पेनक्रियाज की बीटा सेल हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो खुद का इम्यून सिस्टम उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, बिल्कुल बनेगा ही। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जॉइंट से रिलेटेड हो गया, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी आईजीएम की प्रेजेंस के कारण ऐसा होता है। सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस,
ये लास्ट ईयर नीट 2025 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। और सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस एक स्पेसिफिक आरबीसी रिलेटेड स्ट्रक्चर रिलेटेड एक ऑटो इम्यून डिजीज बन जाती है, सही है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, और ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ये नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर बनेगा। पसोरिएसिस और विटिलियागो ये दोनों ही स्किन रिलेटेड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं, याद रखना है आपको, ठीक है जी। तो पसोरिएसिस हो जाएगा। ग्रेव्स डिजीज ये एंटीबॉडी अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड बनने के कारण ऐसा होता है, तो ये ग्रेव्स डिजीज उसका एग्जांपल हो गया। हैशीमाटोथायरॉइडाइटिस, इसको जो है थायराइड की आत्महत्या, सुसाइड ऑफ थायराइड के नाम से भी जाना जाता है। हैशीमाटोथायरॉइडाइटिस ये भी क्या है, ऑटो इम्यून है। एडिसन डिजीज ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही बनेगा, एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड जो है वो डिसऑर्डर कहलाएगा। विटिलियागो हो गया। सिंपल गोइटर ऑटो इम्यून नहीं है। मायस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून, मायस्थीनिया ग्रेविस जो है वो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी मायस्थीनिया ग्रेविस। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन नंबर 25 में ये देखना पड़ेगा। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी जो है मसल रिलेटेड ये जो बनेगी ये ऑटो इम्यून नहीं है, लेकिन मायस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यूनिटी की ओर चली जाएगी। इसका मतलब कितने जो है ऑटो इम्यून रिलेटेड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 तो ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में देखें हाउ मेनी पेयर, जोड़े के रूप में, इसका मतलब 5 पेयर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मैच द कॉलम करना है हमें, और कॉलम फर्स्ट में जो है ये कुछ प्लांट्स की बात की गई है, वो प्लांट्स की बात इधर हो जाएगी। ये जीनस हो गए प्लांट के, ये उनके ड्रग के नाम हो गए। हमें ड्रग के नाम और किस पार्ट से ये प्राप्त हो रहे हैं और किस प्लांट से ये ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, इसको हमें मैच करना है, ठीक है जी। आए देखते हैं। बेलाडोना की यदि हम बात करें तो एट्रोपा बेलाडोना इसका एग्जाम्पल बनता है। तो पी का जो है वो मैचिंग डी जाना चाहिए। पी की मैचिंग डी इसमें भी है, पी की मैचिंग डी इसमें भी है, और यहाँ इन दोनों में पी की मैचिंग डी नहीं है। इसका मतलब 2 आंसर तो पहले ऑप्शन से ही चले गए, ठीक है। उसके बाद देखें धतूरा स्ट्रोमोनियम, ठीक है जी, और धतूरा स्ट्रोमोनियम ये रहा। क्यू का आंसर सी जाना चाहिए। क्यू का आंसर सी इसमें भी आ रहा है, क्यू का आंसर सी इसमें भी आ रहा है। किस पार्ट से प्राप्त होगा ये बाद में देखेंगे, पहले एक बार जीनस से मैच कर लें इसको, प्लांट ड्रग और उसके प्लांट से। कैनाबिनोइड्स की यदि बात करें तो कैनाबिनोइड्स का मतलब हो गया कैनाबिस सटाइवा, आर का ई दोनों में आ रहा है। कोकीन जो है इरिथ्रोजाइलम कोका, एस का ए, और उसके बाद देखें टी, ओपियोइड्स जो है पेपेवर सोमिनिफेरम, टी का बी दोनों में आ रहा है। इसका मतलब केवल प्लांट के नाम जीनस से रिलेशन अगर मैं निकालूं तो ये 2 ऑप्शन मेरे इनकरेक्ट हो गए, बाकी 2 जो है वो करेक्ट आ रहे हैं। अब कौन सी ड्रग किस पार्ट से ऑब्टेन्ड होती है ये हमें देखना पड़ेगा। आप देखें बेलाडोना इनफ्लोरेसेंस हो जाएगा, एट्रोपा जीनस हो जाएगा, पहले ही अपन ने देख लिया। अब देखिए क्यू थर्ड भी है, क्यू सेकंड भी है। धतूरा जो है ड्राइड लीफ, सूखी हुई पत्ती से, फ्लावरिंग टॉप से, और धतूरा जो है वो सीड लीफ और फ्लावरिंग टॉप, ये जो है ये ज्यादा करेक्ट ऑप्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, थर्ड नहीं होगा इसका। धतूरा जो है वो ड्राइड लीफ फ्लावरिंग टॉप से ऑब्टेन्ड होता है, तो क्यू का सेकंड जाना चाहिए, क्यू का जो है वो थर्ड जाना चाहिए। ओके, ये जो है ये नहीं होगा। धतूरा जो है सीड से ऑब्टेन्ड होगा, लीफ से ऑब्टेन्ड होगा, फ्लावरिंग टॉप से ऑब्टेन्ड कहलाएगा। अब अगला देखें आर सेकंड ई, कैनाबिनोइड्स जो है वो इनफ्लोरेसेंस से ऑब्टेन्ड हो जाएगा और कैनाबिस सटाइवा हो ही जाएगा आगे, ठीक है। इसके बाद में S5A कोकीन लीफ से हो जाएगा और इथ्रोजाइलम से हो जाएगा। T4B ओपियोइड्स अनराइपन्ड सीड कैप्सूल, ये इससे ऑब्टेन्ड हो जाएगा, और आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर चला जाएगा हमारा थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आए क्वेश्चन नंबर 27, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और कितने पैराटॉप उसके अंदर पाए जाते हैं वो हमें बताना है। ये एक एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर हमने बनाई थी और हमने कहा था
कि इन दोनों हैवी और लाइट चेन के द्वारा जो है वो एक पैराटॉप, दूसरा पैराटॉप, एक एंटीबॉडी पर दो पैराटॉप की प्रेजेंस देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ इन तीनों ही स्ट्रक्चर को मैच करने की यदि बात करें तो हम देखते हैं, आओ यहाँ पर आईजीजी जो है वो कैसा है, एक मोनोमेरिक फॉर्म है। आईजीजी एक मोनोमेरिक है, ए का फर्स्ट आना चाहिए, ए का फर्स्ट, ओहो बहुत ही इजी आंसर भी आ गया अपना। और एक मोनोमेरिक फॉर्म है तो उसके अंदर दो पैराटॉप होते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो A1B आंसर आ रहा है अपना A1B, ये आंसर हो गया। ओके, देखते हैं, क्रॉस चेक करेंगे। ए थर्ड दे रहा है, ए का थर्ड बोल रहा है, थर्ड का मतलब ए का थर्ड यदि हो जाए मोनोमर, हाँ मोनोमर तो वो भी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ए का थर्ड भी बन सकता है। ठीक है जी, मोनोमर भी बन सकता है। लेकिन डी और कह रहे हैं, डी का मतलब ए थर्ड डी, दो पैराटॉप, ये आंसर भी जा रहा है। ओके, ए थर्ड डी, तो इससे तो क्लैरिफाई नहीं हो रहा है। आईजीजी जो है थर्ड में भी मोनोमर है, यहां भी मोनोमर है। आगे बढ़ते हैं, चलो। बी का फर्स्ट IgA जो है, Ig एक डाइमेरिक फॉर्म है, Ig एक डाइमेरिक फॉर्म कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से एक डाइमेरिक फॉर्म बनेगी IgA। इसका मतलब B का जो है वो फोर्थ जाना चाहिए, B का फोर्थ डाइमर ये जाना चाहिए, A का फोर्थ, B का फोर्थ का ये, इसका मतलब B4 केवल इसमें आ रहा है, आंसर जो है वो हमारा सेकंड जाएगा। क्रॉस चेक और करेंगे, अगर डाइमर है तो फिर पैराटॉप 4 होने चाहिए, ये जा रहा है, बिल्कुल सही है। IgM पेंटामर है, कुछ भी अगर इनमें से कुछ भी याद नहीं है तो ये तो याद है, सबसे हैवीएस्ट एंटीबॉडी IgM पेंटामर है और 10 पाए जाएंगे, इसका मतलब C5C, तो C5 और C, ये करेक्ट ऑप्शन सेकंड ही जा रहा है। बाकी का भी क्रॉस चेक कर लें आप। इस प्रकार आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक पर्सन जिसे DPT का टीका लगाया गया है बचपन में और आगे उसे डिजीज नहीं होती है, अगर डिप्थीरिया का एक्सपोजर भी बॉडी में हो जाए तो ऐसा किसके कारण हुआ? तो इम्यूनाइजेशन की जो टेक्निक है उस टेक्निक के अंदर बेसिक जो है वो क्या है कि मेमोरी सेल का फॉर्मेशन हो गया था। टीकाकरण जब भी किया जाता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उस पैथोजन के अगेंस्ट जो है वो मेमोरी अपने अंदर जनरेट कर लेता है और जब सेकेंड टाइम एक्सपोजर होगा उसी पैथोजन का तो मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी के द्वारा उसके इन्फेक्शन को रोक दिया जाएगा। इसका मतलब एक्टिव इम्यूनिटी होती है विद मेमोरी सेल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चाइल्ड जिसे HIV पॉजिटिव मदर के बॉर्न हुआ है, अनइन्फेक्टेड है, उसमें इन्फेक्शन नहीं फैला है, तो मोस्ट लाइकली कंट्रीब्यूशन उसके लिए क्या रहा होगा कि उसे थर्ड ट्राइमेस्टर जो है उसके शुरुआत से पहले ही, इसका मतलब लगभग 5वें महीने से ही जो है वो क्या चालू कर देते हैं, रिट्रोवायरल थेरेपी उसकी चालू कर देते हैं। और ये रिट्रोवायरल थेरेपी जो है ये 3 ड्रग्स के कॉम्बिनेशन के रूप में इसको प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसकी वजह से जो पैथोजेनिक लोड है उस पैथोजेनिक लोड को कम कर दिया जाता है और पैथोजेनिक लोड अगर फीटस में कम होगा तो उसमें HIV के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अर्ली रिट्रोवायरल थेरेपी जो है वो वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब प्लेसेंटा से होने वाले ट्रांसमिशन को कहा जाता है, मदर टू फीटस ट्रांसमिशन को वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें स्मोकिंग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हमें दिखा रखे हैं और इन स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में पूछा है कि कितने जो हैं वो इसमें करेक्ट हैं। ठीक है जी, तो आओ देखते हैं कितने करेक्ट हैं। स्मोकिंग हार्ड ड्रग के लिए रास्ता खोल देती है, बिल्कुल सही है। एडोलसेंस वल्नरेबल फेज है और मेंटल और फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, इस दौरान जो है एडोलसेंस के दौरान यौवनारंभ के समय जो है ये मेंटल और फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट इंडिविजुअल का होता है, सही है। एडिक्शन एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है और कुछ इफेक्ट जैसे उसके अंदर वेलबींग, टेम्परेरी वेलबींग, खुशी का फीलिंग एंड ए परमानेंट फीलिंग ऑफ वेलबींग एसोसिएटेड विद ड्रग एंड अल्कोहल सच एज यूफोरिया एंड टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग होना चाहिए, परमानेंट फीलिंग नहीं आएगा। इसका मतलब सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी,
हाउ मेनी आर करेक्ट, करेक्ट के बारे में हमें बताना है। डिपेंडेंसी एक टेंडेंसी है बॉडी की जिसकी वजह से करेक्टरिस्टिक और अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम आते हैं। अगर रेगुलर डोज ऑफ ड्रग और अल्कोहल जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति किसी ड्रग के प्रति यदि एडिक्ट बन गया है तो डिपेंडेंसी उसकी मतलब वो ड्रग रोके जाने पर कुछ सिम्टम्स उसके अंदर देखे जाते हैं, अनप्लीजेंट विड्रॉल सिम्टम कहलाते हैं। ये भी सही हो गया इसका। इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर होता है व्यक्ति का, वेंडलिज्म और क्या होता है वायलेंस देखा जाता है। इसका मतलब लापरवाह व्यवहार होता है, बर्बरता और हिंसा के रूप में प्रकट होता है। ये भी ठीक है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग और देयर इंटेक अलोंग विद अल्कोहल, अगर अल्कोहल के साथ में कुछ ड्रग्स के कॉम्बिनेशन को लिया जाता है तो रिजल्ट इन ओवरडोजिंग हो जाती है। लो डोजिंग नहीं, ओवरडोजिंग होना चाहिए और इसकी वजह से इवन डेथ भी हो सकती है। इसका मतलब इनकरेक्ट कितने हुए? 2। टोटल कितने हैं? 6। तो करेक्ट कितने हुए? आंसर क्या चला जाएगा? 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का देखें। कोकीन इंटरफियर विद डोपामिन ट्रांसपोर्टर, इनकरेक्ट बताना है जी हमें। तो कोकीन जो कोका एल्कोलॉइड्स के रूप में लिया जाता है वो डोपामिन ट्रांसपोर्टर को इंटरफेयर करता है, रोकता है, ब्रेन पर एक्ट करके जो है वो डोपामिन के ट्रांसपोर्टेशन को रोक देता है। बिल्कुल सही है। LSD इज ए CNS डिप्रेसेंट नहीं, स्टिमुलेंट है। ये स्टिमुलेंट है ये, ठीक है जी। इसका मतलब इनकरेक्ट बताना है तो बी इनकरेक्ट है। बी इनकरेक्ट है, इसका मतलब आंसर ये रहा, आंसर ये रहा। इन दोनों में से आंसर जाना है। अगला देखते हैं। ऑल ओपियोइड्स एक्ट एज CNS स्टिमुलेंट नहीं, डिप्रेसेंट के रूप में ये एक्ट करते हैं। तो आंसर में सी भी आएगा। अगला, अल्कोहल अफेक्ट सेरिबेलम, मतलब बॉडी के पोस्चर अफेक्टेड होगा और मोटर कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारी बॉडी में जो पोस्चर है, पोस्चर रिलेटेड है या चलने फिरने से संबंधित हो गया, वो दोनों ही अफेक्टेड होगा। ये बात तो सही है। तो इनकरेक्ट में डी नहीं आएगा, इनकरेक्ट में डी नहीं आएगा तो आंसर ये नहीं आएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ये। फिर भी क्रॉस चेक करें एफ को। ऑल कैनाबिनॉइड्स आर सिंथेटिक ड्रग, हशीश, चरस, गांजा, ये सारे क्या हैं? ये जो है वो नेचुरल फॉर्म कहला रही हैं, सिंथेटिक फॉर्म नहीं है। तो ये बात गलत हो गई। तो गलत कौन कौन से हो गए? बी, सी एंड एफ जो है वो इनकरेक्ट हो जाते हैं। 31 का आंसर हमारा चला जाएगा कौन सा भी? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आए, how many of the following are correct regarding the given statement? An antigen stimulate immune response by its entry in the body, और एंटीजन में भी, तो एंटीजन बॉडी के अंदर आएगा और इम्यून सिस्टम को एक्टिव करेगा। ये एंटीजन क्या हो सकता है? ये एंटीजन एक पैथोजन हो सकता है या पैथोजन का टॉक्सिन भी हो सकता है। और अगर केमिकल नेचर की मैं बात करूं तो प्रोटीनेसिस होते हैं, पॉलीसैकेराइड के रूप में भी एंटीजन पाए जा सकते हैं। तो सारे ही ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर 4 चला जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द इम्यूनोग्लोबुलिन के रेस्पेक्ट में इनकरेक्ट बताना है। ठीक है जी। तो क्या क्या है देखें आप। एन एंटीबॉडी मोनोमर कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। एंटीबॉडी में 2 हैवी 2 लाइट चेन, ये तो सही है। देयर पैराटॉप फ्रेगमेंट, एंटीजन बाइंडिंग कहते हैं इनको, आर फाउंड बाई कांस्टेंट पार्ट ऑफ लाइट चेन एंड हैवी चेन। तो हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन ये बन गया और वेरिएबल रीजन ये बन गया। लाइट चेन का वेरिएबल ये है और फिक्स्ड रीजन ये है। ओके, तो यहाँ आप देखें कि ये क्या कह रहे हैं कि देयर पैराटॉप, इनके ये जो पैराटॉप बने हैं ना, ये दोनों ही पैराटॉप कांस्टेंट रीजन से नहीं बने हैं। ये किससे बने हैं? ये वेरिएबल रीजन से बने हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मोनोमर स्ट्रक्चर डू नॉट हैव जे चेन। जे चेन एक्चुअल में जो पेंटामेरिक फॉर्म है वो पेंटामेरिक फॉर्म में देखा जाता है। पॉलीमराइजेशन के लिए ऐसा होता है, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए ऐसा देखा जाता है। ठीक है जी। तो जे चेन मोनोमेरिक फॉर्म में जे चेन नहीं पाई जाएगी। मतलब स्टेटमेंट तो सही हो गया ये। ओके, ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया? सही हो जाता है। ये सही है। दीज मे बी इन ब्लड और सरफेस ऑफ बी सेल। तो ब्लड में, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, सबको पता है। और टी और बी लिम्फोसाइट्स जो है ना,
उनके ऊपर भी किसको रिप्रेजेंट करती हैं ये एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं सरफेस प्रोटीन के रिसेप्टर के रूप में। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। 33 का आंसर जो है वो हमारा इनकरेक्ट के रूप में हमें पूछा है, तो 33 का आंसर चला जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट एंड करेक्ट। हमें करेक्ट और इनकरेक्ट की संख्या बतानी है और रेस्पेक्टिवली बताना है। फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, गलत कितने हैं और करेक्ट कितने हैं। ठीक है जी। इट्स निकोटीन, टोबैको के रेस्पेक्ट में बताना है। इसका निकोटीन जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला पर स्टिमुलेंट अफेक्ट पैदा करता है। तो इनकरेक्ट की यदि ये बात करें तो ये इनकरेक्ट है। इट कॉजेज कैंसर ऑफ लंग्स, ओरल कैविटी, थ्रोट और यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर पैदा करता है। सही है। निकोटीन इंक्रीजेज रिस्क ऑफ ब्रोंकाइटिस और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी पैदा कर सकता है। बिल्कुल सही है। स्मोकिंग के कारण एम्फाइसीमा होता है, हमें पता है। एल्वियोलाई जो है वो फुली फैल नहीं पाती हैं। निकोटीन ट्रिगर रिलीज ऑफ डोपामिन एंड क्रिएटिंग टेम्परेरी फीलिंग ऑफ, तो ट्रिगर निकोटीन जो है वो डोपामिन रिलीज को ट्रिगर करता है और खुशी की एक फीलिंग, टेम्परेरी फीलिंग पैदा करता है। ये भी सही है। इसका मतलब एक इनकरेक्ट है, 4 करेक्ट है। आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टीप्लिकेशन साइट ऑफ द प्लाज्मोडियम। कहाँ मल्टीप्लाई करेगा? हिपेटोसाइट लीवर की सेल में करेगा। आरबीसी जो साइजोगोनी, इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी है वो आरबीसी के अंदर देखा जाता है। साइजोगोनी इन ह्यूमन, ये लीवर की साइजोगोनी हो सकती है, इरिथ्रोसाइटिक हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काम में लिया गया शब्द है साइजोगोनी। मॉस्किटो की गट में भी इसका मल्टीप्लिकेशन देखा जाता है। और गैमेटोगोनी जो फीमेल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है वो गैमेटोगोनी टर्म काम में लिया गया है। इसका मतलब सभी जगह जो है वो क्या हो जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन साइट इसकी बन जाएगी। ठीक है। और सभी जगह का मतलब हो गया, अपन इरेजर यहां से काम में ले लेते हैं। सभी जगह का मतलब हो गया 1 2 3 4 5। 5 का मतलब आंसर जो हमारा कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। 35 का आंसर चला जाएगा थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आ जाएं। एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन सिम्टम ऑफ एड्स अपीयर। कब सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं एड्स के? इसका मतलब HIV रैपिडली रेप्लिकेट करें और टी हेल्पर का नंबर जो है वो कम करना चालू कर दे। टी हेल्पर कम होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फर्स्ट जो है वही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। व्हेन वायरल DNA प्रोड्यूस्ड बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये तो प्रियोर स्टेज ही कहलाती है। ठीक है, इन्फेक्शन के समय ही हो गया है, लेकिन सिम्टम तो इसके बहुत बाद में आएंगे। विद इन 72 आवर ऑफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ऐसा कुछ भी रिलेशन नहीं है। व्हेन द इन्फेक्शन ऑफ रेट्रोवायरस एंटर द होस्ट सेल, ये तो इन्फेक्शन कहला रहा है, यहाँ पर सिम्टम के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद एड्स, से संबंधित नहीं है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NCRT ने साफ साफ लिखा है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ये भी जो है ये एड्स के रेस्पेक्ट में ही काम में ली जाती है। और ये हो गया नॉर्मल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम, ये मलेरिया के रेस्पेक्ट में हो गया। तो मलेरिया का इरिडिकेशन प्रोग्राम है नेशनल लेवल का। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? एड्स से रिलेटेड कौन सा नहीं है? फोर्थ एड्स से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्प्लीन के रेस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो फीटल लाइफ के दौरान हीमोपोएटिक स्ट्रक्चर बनता है स्प्लीन, स्प्लीन में आरबीसी फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर लिम्फोसाइट और फैगोसाइट की प्रेजेंस देखी जाती है और फिल्टर एपरेटस की तरह एक्ट करता है, डैमेज सेल को हटाने का काम करता है। बिल्कुल सही है ये भी। इट स्टोर ब्लड सेल और प्लेटलेट्स का स्टोरेज हाउस भी बनता है और एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी एनीमिया की स्थिति में स्प्लीन स्क्वीज हो जाता है और एक्सेस अमाउंट ऑफ आरबीसी ब्लड में प्रोवाइड करवा देता है। इट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट पल्प फॉर फिल्टरिंग, व्हाइट पल्प तो होता है इम्यून रेस्पॉन्स के लिए और रेड पल्प होता है किसके लिए? फिल्टरिंग के लिए। रेड पल्प होना चाहिए फिल्टरिंग के लिए, लेकिन इन्होंने उल्टा कर दिया है, इसका मतलब ये गलत हो गया। इट इज हाईली वेस्कुलर ऑर्गन, बिल्कुल हाईली वेस्कुलर ऑर्गन भी कहलाएगा। तो करेक्ट इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन कौन से बनेंगे? करेक्ट इंफॉर्मेशन ई को छोड़कर सारे बनेंगे। इसका मतलब ABCDF ये वाला जो है ये सबसे एप्रोप्रिएट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी
विच वन इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी अबोव स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में कौन सा सही नहीं है। ओके, तो इम्यूनाइजेशन के दौरान ए पर्सन इज ट्रीटेड बाय यूजिंग एंटी सीरम। अगर एंटी सीरा किसी की बॉडी में प्रोवाइड करवाया गया, इसका मतलब इम्यूनिटी उसे प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है जी, तो ये तो इससे रिलेटेड हो गया, हमें नॉट करेक्ट बताना है। ए पर्सन बॉडी इज यूज टू डेवलप रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। किसी व्यक्ति के शरीर को रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाने में काम में लिया जा रहा है, वो एक प्रोसीजर है वैक्सीन बनाने का, इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस नहीं है। इसका मतलब इनकरेक्ट यही हो गया। पर्सन को अगर कोई टीका दिया जाता है तो ये इम्यूनाइजेशन है, सब जानते हैं। और पर्सन इंजेक्टेड बाय एंटीटॉक्सिन अगर उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जैसे स्नेक बाइट के केस में किया जाता है, टिटनस के केस में किया जाता है। ठीक है जी, तो इन केसेस में ये इम्यूनाइजेशन का बनेगा। ये भी सही है, ये भी सही है। इनकरेक्ट कौन सा हो गया? सेकंड। नेक्स्ट है, फिल द ब्लैंक स्पेस फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। कोच डिजीज की अगर बात करें तो किसके लिए काम में लिया गया है? कोच डिजीज जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली के लिए काम में लिया गया शब्द है। माइकोबैक्टीरियम, फर्स्ट का माइकोबैक्टीरियम आना चाहिए। ठीक है जी, तो कोच डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम जीनस। डिप्थीरिया जो है वो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, सेकंड सही हो रहा है यहाँ पर। वूपिंग कफ पर्टुसिस के लिए काम में लिया गया टर्म है वूपिंग कफ। इज ए हाईली कॉन्टेजियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज्ड बाय, किसके द्वारा हो जाएगा? बोर्डिटेला पर्टुसिस। मैंने कहा था ना वूपिंग कफ पर्टुसिस के लिए, तो पूरा नाम क्या बना? बोर्डिटेला पर्टुसिस। जीनस बोर्डिटेला, स्पीशीज पर्टुसिस। ब्लैक डेथ जो है वो प्लेग के लिए काम में लिया गया है। प्लेग के लिए काली मौत जो है वो यर्सीनिया पेस्टिस जीनस हो जाएगा, यर्सीनिया पेस्टिस। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा जो है वो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। Select out the odd one from the given option regarding the endoparasite of human which shows viviparity। viviparity मतलब give birth to the young one। ठीक है जी, तो पहला है ट्राइकेना स्पाइरेलिस, ये ट्राइकोनेसियस। ट्राइकोनियसिस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और ये विविपेरी शो करता है। बुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई फाइलेरियल वर्म दोनों एक ही नाम है, दोनों विविपेरी शो करते हैं। लेकिन एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल जो है ये ओविपेरिटी दर्शाता है, विविपेरिटी रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है जी, और सभी जानते हैं हुक वर्म के नाम से इनको जाना जाता है, ओविपेरस ये बनेंगे। 42 केमिकल कार्सिनोजन। तो केमिकल कार्सिनोजन जो है वो क्या बन जाएंगे? देखें, कैंसर कॉजिंग एजेंट कार्सिनोजन कहलाते हैं। डी का फर्स्ट आना चाहिए, डी का फर्स्ट, इसका मतलब आंसर इन दोनों में से जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद में देखें फिजिकल कार्सिनोजन, बी का थर्ड आना चाहिए, बी के थर्ड का मतलब हो गया ये रहा, तो आंसर जाएगा हमारा सेकंड। क्रॉस चेक कर लें फिर भी। केमिकल कार्सिनोजन, सिगरेट में केमिकल कार्सिनोजन है, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद में सी का फोर्थ है क्या? बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। ऑन्कोजेनिक वायरस जो है वो बायोलॉजिकल कार्सिनोजन है, आंसर चला जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स के द्वारा कौन सी बीमारी जो है वो देखी जाती है? ठीक है जी, तो आप देखें यहाँ पर 4 डिजीज जो हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई हैं। और साइफिलिस जो है वो साइफिलिस बीमारी बैक्टीरियल है, ट्रिपेनोमा पैलेडियम से होने वाला रोग है ये। ट्रिपोनेमा पैलेडियम। अच्छा, क्वेश्चन आगे चला गया, पीछे चलते हैं। ट्रिपोनेमा पैलेडियम। इन्फ्लुएंजा वायरस से हो गया, और मम्प्स ये भी वायरस से होने वाला रोग हो गया। अमीबियासिस जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से होने वाला डिजीज बन जाएगी। ठीक है, तो 43 का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 आ जाएं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के रेस्पेक्ट में हमें बताना है कि कौन से जो है वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की यदि मैं बात करूं तो आप देखें, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में स्वेट पसीना जो है वो फर्स्ट लाइन में है, स्किन भी फर्स्ट लाइन में है,
मैक्रोफेजेस सेकंड लाइन में है, ये सेकंड में हो जाएंगे, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन, माइक्रोब्स के द्वारा बनाए गए प्रोटीन, एंटी माइक्रोबियल माइक्रोब्स के अगेंस्ट बनने वाले प्रोटीन बॉडी में, वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। और उसके बाद में देखें म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीशन, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीशन। इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्सेज ऑफ बॉडी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहलाएगा, और एंटीबॉडी जो है ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बन जाएगा। इसका मतलब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में देखें सी डी एंड एफ, सी डी एफ, इसका मतलब 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक जो मलेरिया डिजीज है उसके एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन को दिया गया है, ये स्पोरोजोइट पहुंच रहा है लीवर में, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमें देखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आरबीसी में हो रहा है, एरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी की बात करनी है हमें। सेकेंड ऑप्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवर में होने वाले साइकिल को। एरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी नहीं है ये हिपेटिक रीजन में होने वाली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। थर्ड जो है वो आरबीसी में होने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही हमसे पूछ रहा है कि कौन सा जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो रिलीज ऑफ स्पोरोजोइट फ्रॉम दी सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनाफिलीज, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये हमारे 45 क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन था। होप आपने काफ़ी अच्छे कंसेप्ट इस पेपर से डेवलप भी किए होंगे, कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिली होंगी, और इस बायोकेम के बाद जो फिजिक्स सीको होने वाला है उस फिजिक्स सीको के साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी का फिर से एक बार रिवीजन होगा, और लास्ट में दंगल टेस्ट सीरीज आने वाली है, और उस दंगल टेस्ट सीरीज के माध्यम से फिर से एक बार आपसे मिलेंगे एक अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन कलेक्शन के साथ में। यूं ही CLC के साथ आप जुड़े रहें। जय CLC, विजय CLC।